नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के ऐसे 40 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ में मैंने कुल 40 प्रश्नों को रखा है और ये 40 प्रश्न जो है उसी पैटर्न पे हैं जिस प्रकार से राजकीय इंटर कॉलेज में प्रश्न सामान्य अध्ययन के आएंगे। इस सीरीज में हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल में ही किस देश ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? पहला विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा विकल्प है चीन, तीसरा विकल्प है फ्रांस, चौथा विकल्प है जर्मनी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, चीन। अभी हाल में ही जो है किसने, चाइना ने जो है, चीन ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। उनका मानना है कि यह कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटरों के मुकाबले बहुत अधिक तेजी से कार्य कर सकता है। इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि इस क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इसका नाम है जियूझांग जो है इसका नाम है। और चीन ने यह नाम जो है, एक वहाँ पे गणित का प्राचीन ग्रंथ है जियूझांग, उसी के नाम पर जो है इस क्वांटम कंप्यूटर का नाम रखा है। जैसे कि माना जाता है कि जो यह कंप्यूटर जो है कोई गणना जो है 200 सेकंड में कर सकता है। मान लीजिए कोई गणना है जिसको वह 200 सेकंड में करता है और उसी कंप्यूटर को, उसी कार्य को, उसी गणना को करने में जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसे 60 करोड़ साल लग जाएंगे। जो गणना जो है जियूझांग जो है 200 सेकंड में कर सकता है, उसी गणना को जो है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फुगाकू। नोट कर लीजिएगा इसे भी कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फुगाकू कहाँ का है? यह जापान का है, चाइना का नहीं है। कहाँ का है? जापान का है। तो जिस गणना को जियूझांग 200 सेकंड में कर सकता है, उसी गणना को फुगाकू को करने में लगेंगे 60 करोड़ साल। तो मतलब सबसे तेज कंप्यूटर होगा यह, विश्व की एक अद्भुत खोज होगी। ठीक है, तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू, और जो है क्वांटम जो है प्रकाश आधारित पहला क्वांटम कंप्यूटर जो चाइना ने बनाया है उसका नाम है जियूझांग। हमारा दूसरा प्रश्न है, 21 दिसंबर 2020 को DRDO ने किस सेना के साथ मिलकर हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया है? पहला विकल्प है वायुसेना, दूसरा विकल्प है नौसेना, तीसरा विकल्प है थल सेना और चौथा विकल्प है अमेरिकी सेना। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, नौसेना। तो जो हमारा DRDO है, DRDO ने किसके साथ मिलकर इसका परीक्षण किया है? नौसेना के साथ मिलकर जो है इसका परीक्षण किया। कब? 30 दिसंबर 2020 को जो है कौन? रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद संगठन, जिसे DRDO कहा जाता है, उसने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर कहाँ पे? गोवा तट। कहाँ पे? गोवा तट से कुछ दूर पे जो है समुद्र में इस जो है कंटेनर का परीक्षण किया है। और ये जो भारत का पहला ये जो कंटेनर है सहायक एनजी, इसका क्या नाम है? सहायक एनजी। तो यह भारत का पहला स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और विकसित किया गया ऐसा कंटेनर है जिसे आकाश से पृथ्वी पर उतारा जा सकता है। इस कंटेनर के जो है परीक्षण से जो है अब जो है दुर्गम क्षेत्रों में भी जो है रसद या कोई अन्य जो है सैन्य सामग्री को नौसेना आसानी के साथ जो है पहुंचा सकती है। तो हमारा सही आंसर है नौसेना, और कंटेनर का नाम है सहायक एनजी। और उसका जो है विकास किसने किया है? सहायक एनजी का DRDO ने जो है उसका विकास किया। कब परीक्षण हुआ? 30 दिसंबर
2020 को उसका परीक्षण हुआ। तो ये जो परीक्षण हुआ, जो कंटेनर गिराया गया ऊपर से, तो किसी विमान के माध्यम से गिराया गया होगा। तो ये जो नौसेना का एक विमान है ILSD के द्वारा जो है इसे गिराया गया। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं। पहला विकल्प है संजय कोठारी, दूसरा विकल्प है वी विद्यावती, तीसरा विकल्प है गोविंद राजलू चिंतला, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प बी, वी विद्यावती। हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो महानिदेशक कौन नियुक्त किया गया है? वी विद्यावती को नियुक्त किया गया है। कब? 12 मई को, 12 मई 2020 को जो है इनको नियुक्त किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विषय में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है। इसकी स्थापना जो है 1861 ईस्वी में किया गया था। किसके प्रयासों से? अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक हैं। और पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इस प्रकार से हमारा इसमें जो पहला विकल्प है संजय कोठारी, तो संजय कोठारी क्यों प्रसिद्ध हैं? संजय कोठारी को अभी हाल में ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। और हमारा जो है सी विकल्प है गोविंद राजलू चिंतला। गोविंद राजलू चिंतला भी हाल में ही क्यों प्रसिद्ध रहे हैं? इन्हें नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड के विषय में आता है, प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है या इकाई कौन सी है? तो कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई या बैंक कौन सा है? नाबार्ड। तो जो गोविंद राजलू चिंतला हैं वह नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई को। 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। एक प्रश्न आया था किसी परीक्षा, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी परीक्षा थी, कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई? नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई? तो एक समिति बनाई गई थी शिवरामन समिति। तो शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में ही हींग की पहली रोपाई की गई है। हम लोगों को मालूम है कि हींग जो है हमारे देश में नहीं होती है, बल्कि जो है बाहर से आयात की जाती है। तो अब हमारे देश ने भी पहल किया है कि हींग जो है अपने देश में भी पैदा किया जाए। तो हमारा प्रश्न है, हाल में ही हींग की पहली रोपाई की गई है। पहला विकल्प है थोनक्कल में, दूसरा विकल्प है क्वारिंग गांव में, तीसरा विकल्प है कोलासिब में और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, क्वारिंग गांव में। अभी हाल में ही जो है हींग की रोपाई कहाँ की गई है? क्वारिंग गांव में। क्वारिंग गांव कहाँ पे है? क्वारिंग गांव जो है हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पे एक घाटी है लाहौल घाटी। तो लाहौल घाटी में जो है क्वारिंग गांव एक जो है अवस्थित है। और यहाँ से जो है अभी किसकी रोपाई हुई है? हींग की रोपाई की गई है। और 11,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित यह स्थान है। ठीक है। और अभी तक जो है अभी मैंने बताया ना, बाहर से आयातित की जाती है। तो अफगानिस्तान से, ईरान से,
अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान से जो है हींग का आयात भारत में किया जाता है। 3 राष्ट्रों से ज़्यादातर इसका जो है आयात किया जाता है। इसके बाद इसमें जो विकल्प सी है कोलासिब, कोलासिब गांव जो है मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में। और पहला विकल्प है थोनक्कल, तो थोनक्कल भी अभी हाल में काफ़ी चर्चित रहा क्योंकि यहाँ पे स्पेस पार्क की स्थापना की गई है। स्पेस पार्क की स्थापना की गई कहाँ पे आया है? यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में है। तो हमारा सही जो हमारा प्रश्न है उसका आंसर है क्वारिंग गांव में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। पहला विकल्प है 44वां संविधान संशोधन को, दूसरा विकल्प है 86वें संविधान संशोधन को, तीसरा विकल्प है 42वें संविधान संशोधन को और चौथा विकल्प है 124वें संविधान संशोधन को। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 ईस्वी में किया गया था। और इसमें जो है मतलब ज़्यादातर जो है चीज़ों पे क्या किया गया था? संशोधन किया गया था हमारे संविधान में। हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे जो कि परीक्षाओं में बार बार आते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। समाजवादी शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में जो है 1976 तक नहीं थे। भाग 4 में का, भाग 4 का में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश के आधार पर? स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। एक प्रश्न आता है, कभी कभी पूछ लिया गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में जो है सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 5 से बढ़ाकर 6 किसके द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था। अखिल भारतीय विधि सेवा का सृजन किया गया था, अखिल भारतीय विधि सेवा का सृजन किया गया था। और जो हमारा संसद एवं विधानसभा है उसमें कोरम व्यवस्था समाप्त की गई थी। जो न्यूनतम गणपूर्त होती है उसकी व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। और जो राष्ट्रपति शासन होता है, किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो पहले 6 महीने था कि एक बार में जो है 6 महीने तक ही जो है राष्ट्रपति शासन वैलिड होगा, लेकिन उसे 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन को जो है न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। अच्छा, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक संशोधन को मान्यता देता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। एक चीज़ और किया गया था कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो सीटें हैं उनका जो है किस प्रकार से उन सीटें जो निर्धारित होंगी, तो 1971 की जनगणना के आधार पर वैलिड किया गया था 2001 तक। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक जो है इसे किया गया था। तो इसीलिए जो है हमारे जो है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 1976 में इस संविधान को संशोधन को किया गया था। इसके बाद हमारा विकल्प बी है 86वां संविधान संशोधन। तो हम लोगों को मालूम है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से, आरटी एक्ट से संबंधित है 86वां संविधान संशोधन। इसमें जो है अनुच्छेद 21 का में जो है बच्चों की जो शिक्षा है उसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया है और 21 का में रखा गया है। और गार्जियंस का या जो है माता पिता का जो कर्तव्य भी इसे जो है बनाया गया है और उसे 51 में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य जो संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4
का में है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा है, हाँ 42 विकल्प से है, हो गया। विकल्प ए है 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 ईस्वी में किया गया था। और अभी जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 5 वर्ष से जो है बढ़ा के 6 वर्ष जो है विधानसभा एवं लोकसभा सदस्यों का कर दिया गया था, उसे फिर से जो है घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। और जो अभी कोरम व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी उसे भी जो है हटा दिया गया। और हमारा जो अनुच्छेद 352 है उसमें जो है पहले आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया जाता था। आंतरिक अशांति, अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र, इस सब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में बार बार प्रश्न आता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार चूंकि एक मौलिक अधिकार था और उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा के अनुच्छेद 300 क में प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, और इसमें एक चीज़ हम लोगों के जो है अधिकार से जो है संबंधित है कि पहले नहीं था कि जो है आपातकाल के दौरान अगर राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा जो हमें सुविधाएं मिलती हैं, जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वह भी निलंबित हो जाती थी। लेकिन इसमें जो है अनुच्छेद 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जो है हमारा विकल्प डी है अनुच्छेद 124 संविधान संशोधन। तो 124वां संविधान संशोधन जो है यह एक विधेयक के रूप में था, यह एक विधेयक था, 124वां संविधान संशोधन विधेयक। तो यह किससे संबंधित था? यह जो है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो 10% का आरक्षण दिया गया है उससे संबंधित था, लेकिन यह एक विधेयक के रूप में था। और इसे अगर संविधान संशोधन बताया जाए तो 103वां संविधान संशोधन है, 103वां संविधान संशोधन है और 124वां विधेयक है। ठीक है, यह जो है यह संशोधन भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? EWS मतलब सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जो सरकार के द्वारा 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, यह उससे संबंधित है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है हमारा, ए प्रॉमिसिंग लैंड पुस्तक के लेखक हैं। पहला विकल्प है रस्किन बॉन्ड, दूसरा विकल्प है बराक ओबामा, तीसरा विकल्प है चेतन भगत, चौथा विकल्प है भानु कपिल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, बराक ओबामा। ए प्रमोसिंग लैंड जो है किसकी रचना है? यह बराक ओबामा की रचना है। इसके बाद जो हमारा विकल्प ए है रस्किन बॉन्ड, तो एक सॉन्ग ऑफ इंडिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके बाद जो चेतन भगत हैं, तो चेतन भगत की जो प्रसिद्ध रचना है जो अभी हाल में ही चर्चित है, ए अरेंज्ड मर्डर जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। और भानु कपिल जो हैं, भानु कपिल की हाउ टू वॉश ए हीट इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? पहला विकल्प सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा विकल्प जल वाष्प, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापमान के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस है?
वह है कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा पहला विकल्प है सल्फर डाइऑक्साइड और विकल्प सी है जलवाष्प, ये सभी गैसें जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। मेन हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो लगभग 76% जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। हमारा नाइट्रस ऑक्साइड एक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है और ये 6% जिम्मेदार है। एक मीथेन गैस है और मीथेन गैस भी 16% जो है भागीदारी उसकी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जलवाष्प है, ओजोन है, ये सभी गैसें जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या हैं, जिम्मेदार हैं। और अगर ये देखा जाए विश्व में सबसे अधिक पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वह जो है जलवाष्प है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता है, जलवाष्प से कोई विशेष नुकसान नहीं होता है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। पहला विकल्प जोसेफ फोरियर, दूसरा विकल्प अर्नेस्ट हैकेल, तीसरा विकल्प संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। जोसेफ फोरियर जो है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी, जोसेफ फोरियर के द्वारा की गई थी। हमारा विकल्प बी है अर्नेस्ट हैकेल। तो अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है UNEP है, जो हम लोगों को मालूम है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी 1972 में, और इसका जो है मुख्यालय नैरोबी में, कहाँ पे है, नैरोबी में। नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पहला विकल्प है धौलावीरा, दूसरा विकल्प है कुणाल, तीसरा विकल्प है बनावली, चौथा विकल्प है राखीगढ़ी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी कुणाल। कुणाल से जो है चांदी के मुकुट, चांदी के कुल 2 मुकुट मिले हैं यहाँ से। तो चांदी के मुकुट का साक्ष्य जो है कुणाल नामक हड़प्पन जो है हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है। यह कुणाल कहाँ पे है, हरियाणा में एक स्थान है फतेहाबाद, हरियाणा में एक स्थान है फतेहाबाद। तो वहीं पे जो है सरस्वती नदी के किनारे जो है यह सैंधव स्थल विद्यमान था। इसका हमारा इसमें एक पहला विकल्प है धौलावीरा। धौलावीरा के विषय में हम लोग जानते हैं कि माना जाता है कि राखीगढ़ी के बाद जो है यह भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, और यह गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। और यहाँ पे जो है 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा जो है खोज इसकी की गई थी, और आर.एस. बिष्ट के द्वारा जो है 1990-91 में जो है यहाँ पे उत्खनन कार्य कराया गया था। यह दोनों भी पूछा जाता है कि खोज किसने किया था और उत्खनन कार्य किसने कराया था। तो दोनों चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, लोकेशन याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है अन्य सैंधव सभ्यता के जो है विपरीत कुल जो नगर है, धौलावीरा नगर है, 3 भागों में विभाजित है, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। मध्यम नगर का कॉन्सेप्ट जो है अन्य स्थलों पर नहीं मिलता है, बल्कि जो है केवल 2 ही जो है उसमें विभाजित हैं, दुर्ग और निचला नगर के उसमें जो है। और यहाँ से जो है एक नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई है, नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका। स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ। घोड़े का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल और सुतका केंडोर और धौलावीरा से प्राप्त हुआ। पालिसदार स्वेटखंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ। जल संचयन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो जल संचयन का प्राचीनतम साक्ष्य धौलावीरा से ही प्राप्त होता है। सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये धौलावीरा से। इसके बाद जो है हमारा विकल्प सी है बनावली।
तो बनावली भी जो एक सैंधव स्थल है जो कि हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है, और इसका उत्खनन जो है आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसका जो उत्खनन है 1973-74 में हुआ था। और यहाँ पे जो है एक प्रश्न आता, तारांकित सड़कों के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो तारांकित स्टार शेप्ड सड़कों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है। जौहरी आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जौहरी आवास के साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुए हैं। धावन पात्र वाश बेसिन, धावन पात्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धावन पात्र के साक्ष्य जो है आपके बनावली से प्राप्त हुए। मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, कालीबंगा और बनावली। तो बनावली से भी अग्नि वेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए। जौ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ। ये तो बनावली से संबंधित विभिन्न तथ्य हैं। इसके बाद हमारा अगला विकल्प है विकल्प डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भी एक सैंधव स्थल है और माना जाता है कि भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। कहाँ पे है यह? तो यह हरियाणा के जींद जिले में है, घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। और 1969 में प्रश्न काफी आता, सूरजभान के द्वारा जो इसकी खोज की गई थी। सूरजभान के द्वारा कब? 1969 में इसकी खोज की गई थी। यहाँ से भी जो है अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कलकत्ता के बेथ्यून कॉलेज की स्थापना की थी। पहला विकल्प राजा राम मोहन राय, दूसरा विकल्प ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा विकल्प सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जो हमारा बेथ्यून कॉलेज है मुख्य रूप से उसकी स्थापना हुई थी 1849 में। कब? 1849 में। किसके द्वारा? जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून उनका नाम था। उनके द्वारा जो है एक लड़कियों के लिए जो है इंग्लिश मीडियम में जो है इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, इंग्लिश मीडियम शिक्षा के लिए। बाद में जो है 1856 ईस्वी के आसपास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है इसे जो है भारतीय रंग में लड़कियों की शिक्षा के लिए जो है उसमें जो है उन्होंने अपना योगदान दिया। और इसके बाद जो है राजा राम मोहन राय के विषय में हम लोगों को मालूम है कि राजा राम मोहन राय जो है एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से जो है इन्होंने भारत से सती प्रथा का समापन कराया। ईश्वर चंद्र रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में हम लोगों को मालूम है एक दार्शनिक एवं कवि थे, प्रकृतिवादी विचारक थे और इन्होंने शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना की थी। शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो एक राष्ट्रवादी नेता थे और इन्होंने इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी और 2 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बृहत संहिता के लेखक हैं। पहला विकल्प है भारव, दूसरा विकल्प है अश्वघोष, तीसरा विकल्प है वाराहमिहिर, चौथा विकल्प है कल्लड़। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, वाराहमिहिर। तो जो हमारे बृहत संहिता के लेखक कौन हैं? वाराहमिहिर। वाराहमिहिर के विषय में हम लोगों को मालूम है एक खगोलविद और गणितज्ञ थे। यह एक खगोलविद और गणितज्ञ थे और यह गुप्तकालीन है। यह गुप्तकालीन है। यह इनका जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में जो है उनके 9 रत्नों में से एक थे और इन्होंने बृहत संहिता और बृहत जातक पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की रचना की है। साथ ही साथ एक ग्रंथ इनका संख्या सिद्धांत नामक ग्रंथ की भी इन्होंने
रचना की है। इसके बाद जो है इसमें हमारा है विकल्प बी अश्वघोष। अश्वघोष जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे और जो कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे और जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी लगभग 76 या 78 ईस्वी के आसपास। तो उसी चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे कौन? अश्वघोष ने उसकी अध्यक्षता की थी। और वसुमित्र एक विद्वान थे, वसुमित्र वह उपाध्यक्ष थे। और कश्मीर के कुंडल वन में, कहाँ पे? कश्मीर के कुंडल वन में जो है यह संगीत आयोजित की गई थी। और इन्होंने जो है बुद्ध चरित सौंदरानंद सारपुत्र प्रकरण आदि ग्रंथों की रचना की है। कल्हड़ के विषय में हम लोग जानते हैं, कल्हड़ जो है कश्मीर का एक प्रसिद्ध विद्वान था और इसने राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की गई है, जो वास्तव में इतिहास की एक प्रसिद्ध रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साक्ष्यों में कौन सा रामगुप्त संबंधी परिवर्ती साक्ष्य नहीं है? पहला विकल्प है सोमेश्वर का मानसोल्लास, दूसरा विकल्प है हर्षचरित पर शंकराचार्य की टीका, तीसरा विकल्प है अबुल हसन अली का मजमत उल तवारीख और चौथा विकल्प है अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए सोमेश्वर का मानसोल्लास। सोमेश्वर जो है एक चालुक्य शासक था और इसने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें जो है यह रामगुप्त से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। रामगुप्त जो है एक गुप्त शासक था और पहले जो है इसकी ऐतिहासिकता पर संदेह किया जाता था कि नहीं, रामगुप्त नाम का कोई ऐसा शासक नहीं पाया गया था, मतलब नहीं था, क्योंकि माना जाता है जो समुद्रगुप्त के दो लड़के थे, एक रामगुप्त दूसरा चंद्रगुप्त। तो रामगुप्त जो है माना जाता है कि शासन के योग्य नहीं था, शासन कार्य करने के योग्य नहीं था, बल्कि वह डरपोक व्यक्ति था। और जब शकों ने आक्रमण किया था तो इसने अपनी पत्नी धूर्वामिनी को जो है उन्हें सौंप दिया था। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है उसे जो है जीत के वापस लाया। शकों मतलब इसलिए उसको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को सकार कहते हैं, सकार। तो उसके विषय में चूंकि रामगुप्त का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता, अभिलेखी साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ग्रंथों में जो है इसकी चर्चा मिलती है। उन ग्रंथों में मुख्य है आपका हर्षचरित पर जो शंकराचार्य ने जो टीका लिखी है उसमें रामगुप्त के विषय में विवरण प्राप्त होता है। और मजमत उल तवारीख जो अबुल हसन की रचना है उसमें रामगुप्त के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के जो संजन ताम्रपत्र लेख है उससे हमें रामगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो है ग्रंथ उसकी ऐतिहासिकता की पुष्टि करने में सहायक होते हैं। अभी तो जो है रामगुप्त की कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं और अब वह एक ऐतिहासिक शासक माना जाता है जो कि समुद्रगुप्त के पश्चात जो है गुप्त वंश के सिंहासन पर बैठा था। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का सभापति नहीं था? पहला है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है महात्मा गांधी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मिलने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ और वह कई बार जो है अध्यक्ष बनते बनते रह गए। तो ये एक ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान में जिनका काफ़ी योगदान है, लेकिन कभी उन्होंने किसी जो है अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। पहली बार जो है 1895 में पुणे में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? पुणे में अधिवेशन हुआ था। दूसरा जो है 1902 में अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में जो है उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 2 बार, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कहाँ पे? वाराणसी में बनारस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
महात्मा गांधी ने जो एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सभापतित्व किया है, कब? 1924 में। 1924 में कांग्रेस का अध्यक्षता इन्होंने किया, कहाँ पे? बेलगांव अधिवेशन की। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की है। तो हमारा जो है प्रश्न नंबर जो 13 है उसका सही आंसर है विकल्प सी, बाल गंगाधर तिलक। हमारा 14वां प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला विकल्प है सुंदरबन डेल्टा, दूसरा विकल्प है अमेजन वर्षा वन, तीसरा विकल्प है मानसूनी वन, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? यह जो है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और कुल 9 देशों की सीमा से लगे हैं। कुल 9 देशों की सीमा से लगे हैं, जिसमें से 60% इसकी एरिया जो है ब्राज़ील में आती है। 60% एरिया ब्राज़ील में आती है। और अमेजन वर्षा वन जो है यह एक उष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाला वन है। और यहाँ पे सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने जो जैव विविधता होती है वह अमेजन वर्षा वन में सर्वाधिक पाई जाती है। और इसका यह जो है 20% से ऊपर ऑक्सीजन जो है पूरे विश्व को प्रदान करता है। तो इसीलिए जो है इसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जो विविधता पाई जाती है और 20% से ऊपर, 20 से 30% के बीच में आंकड़ा आता है। तो 20% से ऊपर जो है ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसलिए जो है इसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। और हम आपका सुंदरबन डेल्टा के विषय में आप लोगों को मालूम है कि यह जो है पश्चिम बंगाल और भारत के पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरी धातु कहा जाता है। हरी धातु कहा जाता है, पहला विकल्प एल्युमिनियम, दूसरा विकल्प हीरा, तीसरा विकल्प बांस, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए, एल्युमिनियम। हरी धातु किसे कहा जाता है? एल्युमिनियम कहा जाता है। एक्चुअली जो नामकरण किया जाता है धातुओं का उनके गुणों के आधार पर और किया जाता है, इसलिए जो है एल्युमिनियम को हरी धातु कहा जाता है। हीरा जो है एक कठोर जो है पदार्थ है। अगर पूछा जाए सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या है, तो हमारा उत्तर होता है हीरा। सबसे अधिक कठोर या सर्वाधिक कठोर धातु क्या है, तो हमारा उत्तर होता है प्लेटिनम। सर्वाधिक कठोर धातु प्लेटिनम, सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा और सर्वाधिक कठोर तत्व जो है अभी ये कार्बाइन बता रहे हैं लोग। कार्बाइन सर्वाधिक कठोर तत्व है। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का तापक्रम समान रहता है। पहला विकल्प है 100 डिग्री, दूसरा विकल्प है 80 डिग्री, तीसरा विकल्प है -32 डिग्री, चौथा विकल्प है -40 डिग्री। तो हमारा सही आंसर विकल्प डी, -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का तापक्रम समान रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। डॉपलर प्रभाव द्वारा, दूसरा है राडार द्वारा, तीसरा है सोनार द्वारा, चौथा है पल्सर द्वारा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। जो हमारे कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी से किस प्रकार से ट्रैक किए जाते हैं? डॉपलर प्रभाव के द्वारा ट्रैक किए जाते हैं। डॉपलर प्रभाव होता क्या है? डॉपलर प्रभाव होता है जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच में जो आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को जो ध्वनि होती है तो वह स्रोत की वास्तविक आवृत्ति से बदलती हुई प्रतीत होती है, या कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। तो इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव से ही जो है हम पृथ्वी से उपग्रहों को ट्रैक कर सकते हैं। और
इसका प्रयोग जो है ट्रेन की जो सीटी होती है उसमें, इस सीटी की जो होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। ग्रहों तारों का वेग इससे ज्ञात किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस जो है इससे गति का जो माप करती है। तो ये सब जो है डॉपलर प्रभाव के द्वारा होते हैं। राडार के द्वारा हम लोगों को ही मालूम है, राडार क्या होता है, वस्तुओं का पता लगाने वाली प्रणाली है। राडार क्या है, वस्तुओं का पता लगाने वाली प्रणाली होती है और इसके द्वारा गतिमान वस्तुओं जैसे जहाज है, जलयान है, मोटर गाड़ी है आदि का पता लगाया जाता है। सोनार क्या होता है, सोनार के द्वारा जो प्रश्न आता है यह कि पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। और सोनार के आविष्कारक कौन हैं, सोनार के आविष्कारक हैं पाल लैंगविन। पाल लैंगविन जो है सोनार के आविष्कारक हैं। और डॉपलर प्रभाव के आविष्कारक कौन है, डॉपलर प्रभाव के आविष्कारक कौन हैं, उसके जो है क्रिश्चियन जोहान डॉपलर। क्रिश्चियन कब 1842 में जो है इन्होंने डॉपलर प्रभाव को प्रस्तुत किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। पहला विकल्प है त्रिज्या बढ़ जाती है, दूसरा विकल्प है त्रिज्या घट जाती है, तीसरा विकल्प है बुलबुले का लोप हो जाता है, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, त्रिज्या बढ़ जाती है। जब हम जो है आवेशित करते हैं साबुन के बुलबुले को तो उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। जब क्षेत्र बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। पहला विकल्प है कुर्की, दूसरा विकल्प है बुकमार्क, तीसरा विकल्प है ब्लॉक, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है बुकमार्क। अपने ब्राउज़र से सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने की जो प्रक्रिया होती है, जो तरीका होता है, उसे बुकमार्क कहा जाता है। और कुकी क्या होता है, कुकी होता है जब इंटरनेट पे कोई वेब पेज हम खोलते हैं तो कंप्यूटर पर एक टेक्स्ट आता है, एक छोटा सा अक्षर आता है, उसी को हम कुकी कहते हैं। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है, तो ब्लॉग जो है एक प्रकार की वेबसाइट होती है, जिसे हम डिजिटल डायरी के रूप में प्रयोग करते हैं, ये हमारा ब्लॉग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला है 22 जुलाई 2019 को भारत के चंद्रयान मिशन का सफल प्रक्षेपण हुआ। यह कथन जो है सही है, यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। दूसरा विकल्प है यह प्रक्षेपण जीएसएलवी मार्क 3 M1 रॉकेट द्वारा हुआ। यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। तीसरा कथन है इस मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर शामिल हैं। यह कथन भी सही है। चौथा कथन है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड के दौरान लैंडर का संपर्क इसरो के नियंत्रण केंद्र से टूट गया। यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार से हमारे चारों कथन ABCD सही है। तो विकल्प ए, चारों कथन सत्य हैं, हमारा सही है। हम लोगों को मालूम है कि 22 जुलाई 2019 को जो है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, यह श्रीहरिकोटा पे है। श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। वहीं से जो है GSLV M1 मार्क 3 के द्वारा जो है 3rd M1 के रॉकेट के द्वारा जो है इस मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक हुआ था, जिसमें लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और
रोवर का नाम था प्रज्ञान। और 7 दिसंबर को जो है या चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 7 सितंबर 2019 को जब यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर रहा था तो कुछ दूरी पहले ही जो है इसका संपर्क जो है टूट गया और जो है यह प्रक्षेपण जो है पूर्ण रूपेण तो असफल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन असफल रहा। तो हमारा चारों कथन सत्य है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है नैनो हमिंग बर्ड है। पहला है नई प्रजाति की हमिंग बर्ड। दूसरा विकल्प है एक अति लघु विद्युत कार जो 360 अंश घूम सकती है। तीसरा है एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। और चौथा विकल्प है एक नई किस्म की मधुमक्खी। तो हमारा विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही आंसर है। एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला विकल्प एल्युमिनियम बॉक्साइट, यह सही है क्योंकि जो है एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट है। कॉपर सिनेबार, नहीं, सिनेबार जो है पारे का अयस्क है। किसका? पारे का अयस्क है सिनेबार। और कॉपर का अयस्क है क्या है? क्यूप्राइट। क्यूप्राइट जो है कॉपर का अयस्क है। तो विकल्प बी जो है गलत है। तीसरा विकल्प है विकल्प सी जिंक कैलमाइन, यह भी सही है। विकल्प डी आयरन हेमेटाइट, यह भी सही है। तो हमारा विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है। कॉपर का क्यूप्राइट होता है और पारे का सिनेबार होता है। अगला विकल्प है जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। पहला है शीशा, शीश नहीं है शीशा है। पहला विकल्प है शीशा। दूसरा विकल्प क्रोमियम। तीसरा विकल्प यसद और चौथा विकल्प पीतल। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? जो है जो जस्तेदार जो लोहे की चादर होती है वह जंग से क्यों बची रहती है? क्योंकि उसमें जो है जस्ते की परत होती है। जस्ता को यसद कहा जाता है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। जो जस्ता होता है, जो जस्ता अथवा यसद होता है, उसका उपयोग हम लोहे के प्रतिरक्षण में करते हैं। उसका उपयोग हम लोहे की सुरक्षा में या प्रतिरक्षण में करते हैं। जो जस्तीकृत लोहा होता है वह पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल, कोई भी खनिज तेल हो उसके प्रभाव को सह सकता है। ठीक है, इसीलिए जो है लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उस पर जस्ते की पालिश की जाती है। उस पर लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जो जस्ते की पालिश की जाती है उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यह प्रश्न भी गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, यह प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी सी यसद। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सिरके का रासायनिक नाम है। पहला विकल्प एस्टिक अम्ल, दूसरा विकल्प ब्यूटरिक अम्ल, तीसरा विकल्प फार्मिक अम्ल, चौथा विकल्प टार्टरिक अम्ल। तो हमारा सही विकल्प है, सही आंसर है विकल्प ए एस्टिक अम्ल। सिरका जो है तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एस्टिक अम्ल है। जो हमारा सिरका होता है, सिरके का निर्माण जो होता है फलों के शर्करायुक्त रस के किण्वन के फलस्वरूप होता है। और सिरका जो है एस्टिक अम्ल का जो है थोड़ा सा डाइल्यूट तन विलयन होता है। ठीक है, और भोजन में जो है लोग सिरका का प्रयोग करते हैं। भोजन में सिरके का प्रयोग बहुत लोग जो है व्यापक रूप से सिरके का प्रयोग करते हैं। तो वही हमारा जो होता है एस्टिक अम्ल ही होता है। इसके बाद हमारा अगला विकल्प है इसमें ब्यूटरिक अम्ल। ब्यूटरिक अम्ल भी जो परीक्षाओं में सब प्रश्न जो काफ़ी पूछे जाते हैं। साइट्रिक, ब्यूटरिक, फार्मिक, टार्टरिक, ऑक्जेलिक सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ब्यूटरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ब्यूटरिक
अम्ल किसमें पाया जाता है? यह बेसिकली दूध से बनी हुई वस्तुएं मुख्य रूप से मक्खन में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये जो है इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली में। यह पाया जाता है केले में, यह पाया जाता है अंगूर में। ये सब जो है टार्टरिक। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई? कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई? तो हमारा पहला विकल्प है फुलर, दूसरा विकल्प है आइजीमान फैराडे, तीसरा विकल्प है रमन। तो हमारा सही आंसर है, इसमें विकल्प डी छूट गया है, तो हमारा विकल्प डी कर दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, आइजीमान फैराडे ने जो कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई। हमारा जो विकल्प ए फुलर है, इन्होंने सोलर सेल का निर्माण किया है। रमन इफेक्ट के लिए प्रसिद्ध है और 1930 में इन्हें जो है रमन इफेक्ट के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और जो है 28 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है रमन इफेक्ट के उपलक्ष्य में और उनके जन्म दिवस के अवसर पर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम प्रभावित हो रहा। कौन सा आम? अल्फांसो, दशहरी, नीलम, लंगड़ा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, अल्फांसो। अल्फांसो आम जो है स्पंजी टिश्यू या स्पंजी ऊतक के कारण जो है इसके जो फसल है काफ़ी प्रभावित हो रही है, जिससे जो है विदेशों में इस आम का निर्यात सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो पहला विकल्प है कैल्शियम, ये तो आवश्यक है। दूसरा विकल्प है फास्फोरस, यह भी आवश्यक है। तीसरा विकल्प है फ्लोरीन, यह भी आवश्यक है। चौथा विकल्प है आयोडीन। आयोडीन जो है हड्डियों एवं दांतों के विकास के लिए कोई आवश्यक नहीं है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, आयोडीन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो पहला विकल्प है 6ठी अनुसूची, दूसरा विकल्प है 9वीं अनुसूची, तीसरा विकल्प है 10वीं अनुसूची, चौथा विकल्प है 3री अनुसूची। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 10वीं अनुसूची जो है उसमें दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। 1985 में इस सूची को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। कौन सा प्रधानमंत्री था? राजीव गांधी थे। और हमारा जो पहला विकल्प है 6ठी अनुसूची, तो हमारी जो 6ठी अनुसूची है पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, उनके लिए जो है विशेष कानूनों का प्रावधान करता है। और जो हमारी 9वीं अनुसूची है कुछ नियमों के विधिमान्यकरण से संबंधित है। 3री अनुसूची में कुछ संवैधानिक पदों के लिए जो है शपथ का प्रारूप दिया गया है, शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात उपबंध हैं? पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 1। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 3। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात उपबंध हैं? 3 प्रकार के। आपातकालीन उपबंधों का जो विवरण संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 18 में मिलता है। और ये जो 3 उपबंध हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? अनुच्छेद 352, 356 और 360। इन 3 अनुच्छेदों में जो है इन 3 प्रकार के आपातकालीन है। अनुच्छेद 52 में क्या है? 352 में क्या है कि अगर जो है भारत का जो राष्ट्रपति है, अगर मान लीजिए देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। और जो राष्ट्रीय आपात होता है उसकी उद्घोषणा जो है, आपातकाल का जो उद्घोषणा होती है और उसका अनुमोदन जो है दोनों सदनों द्वारा, उसका यह भी प्रश्न आता है कि अनुमोदन कितने दिनों के भीतर होना आवश्यक है?
तो वह 1 माह के अंदर, 1 माह मतलब 30 दिनों के अंदर इसका होना आवश्यक होता है। अगर जो है आपात अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है कोई आपात स्थिति घोषित करता है, राष्ट्रीय आपात घोषित करता है, तो दोनों सदनों के द्वारा 1 माह के भीतर जो है उसका अनुमोदन हो जाना आवश्यक है। और अगर लोकसभा जो है विघटन की स्थिति में है तो जो है हमारी जो आपात की उद्घोषणा है वह लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी। ठीक है। और अगर संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है इसका अनुमोदन हो जाता है तो यह स्थिति जो है 6 माह तक जारी रहेगी। और अगर संसद को लगता है आगे भी ऐसी स्थिति आवश्यक है तो वह अगले 6 महीने के लिए उसे और आगे बढ़ा सकता है। ठीक है। तो यह अनुच्छेद 352 हो गया। और हमारा जो अनुच्छेद 356 है, तो 356 के में जो है राष्ट्रपति शासन के संबंध में विवरण मिलता है। ठीक है। अगर लगता है राष्ट्रपति को यह स्थिति आभास हो जाती है कि किसी भी राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता है, वहाँ पे जो कामकाज चल रहा है वह संवैधानिक नियमों के अनुकूल नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति वहाँ पे क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और अगर ये घोषणा होना है तो 2 माह के भीतर जो है इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। ठीक है। और अनुच्छेद 360 जो है वह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगर लगता है राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में जो है कोई वित्तीय व्यवस्था है, राष्ट्र जो वित्तीय खतरे से गुजर रहा है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और यह भी 2 माह के अंदर जो है इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा या किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहला विकल्प 52वां, दूसरा विकल्प 61वां, तीसरा विकल्प 101वां, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 61वां। 61वां संवैधानिक संशोधन जो है उसके द्वारा मतदाताओं की आयु जो पहले 21 वर्ष निर्धारित होती थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब? 1989 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद जो है हमारा जो अनुच्छेद 52वां संविधान संशोधन है यह किससे संबंधित है? दल बदल अधिनियम से। दल बदल अधिनियम से संबंधित है अनुच्छेद 52 और संशोधन 52वां। और जो 101वां संविधान संशोधन है यह जीएसटी से संबंधित। किससे संबंधित है? यह जीएसटी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध हुआ था। पहला है पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद के मध्य, दूसरा है पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य, तीसरा विकल्प है मोहम्मद गोरी एवं जयचंद के मध्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा विकल्प सी सही है। मोहम्मद गोरी एवं जयचंद के मध्य जो है चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को परास्त कर दिया और उसने अपने मार्ग का एक और जो है कांटा निकाल के फेंक दिया। ठीक है। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ आप चैनल या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या कोई आपकी अन्य क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारा अगला प्रयास है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह के नेता थे। तो पहला विकल्प है नाना साहेब, दूसरा विकल्प है अजीमुल्ला, तीसरा विकल्प है तात्या टोपे, चौथा विकल्प है मौलवी लियाकत अली। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, मौलवी लियाकत अली जो है इलाहाबाद के विद्रोह से संबंधित हैं। और कर्नल नील ने जो है 1857 के विद्रोह जो इलाहाबाद में हो तो इलाहाबाद के विद्रोह को उन्होंने समाप्त किया था। तात्या टोपे जो है पहले नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किए थे। बाद में इन्होंने जो है कालपी में जाकर रानी लक्ष्मीबाई का
साथ दिया और बाद में अपने एक मित्र मान सिंह के धोखे के कारण जो है यह पकड़ लिए गए और इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अजीमुल्लाह जो है ये भी जो है आपके जो है बहादुर शाह के जो है सहयोगी थे और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बैलेडीला खान किस खनिज से संबंधित है? पहला है लौह अयस्क, दूसरा है कोयला, तीसरा है मैग्नीज अयस्क, चौथा है अभ्रक। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। बैलेडीला खान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, जो कि लौह अयस्क से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र का शीर्ष बैंक है? पहला है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा प्रश्न विकल्प है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा विकल्प है नाबार्ड, चौथा विकल्प है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी नाबार्ड, और नाबार्ड के विषय में अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ हुआ था? पहला है 2001, दूसरा विकल्प है 2009, तीसरा विकल्प है 1987, चौथा विकल्प है 1988। तो हमारा सही आंसर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ कब हुआ? विकल्प सी 1987 में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों के तहत जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना हुई थी। और जो हमारा विकल्प ए है 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ था। 2009 में जो है साक्षर भारत मिशन का प्रारंभ हुआ था। साक्षर भारत मिशन का प्रारंभ हुआ था। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर बराबर वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी लगेंगी? पहला विकल्प है 814, दूसरा विकल्प है 248, तीसरा विकल्प है 1003, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए 814। अगला प्रश्न है, 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी? पहला विकल्प है 20 वर्ष, दूसरा विकल्प है 24 वर्ष, तीसरा विकल्प है 21 वर्ष और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी 24 वर्ष। अगला प्रश्न है, यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है तो उसी मास के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? पहला विकल्प है 24, दूसरा विकल्प है 27, तीसरा विकल्प है 31 और चौथा विकल्प है 29। तो सही आंसर है विकल्प सी 31। अगला प्रश्न है, यदि यक्ष अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? पहला विकल्प पूर्व, दूसरा विकल्प पश्चिम, तीसरा विकल्प उत्तर, चौथा विकल्प दक्षिण। तो सही आंसर विकल्प बी पश्चिम। हमारा 40वां एवं अंतिम प्रश्न है, एक पंक्ति में मेरा नंबर दोनों ओर से छठा है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? पहला विकल्प 10, दूसरा विकल्प 11, तीसरा विकल्प 12 और चौथा विकल्प 13। तो सही आंसर विकल्प बी 11। तो मित्रों, इस प्रकार से आज की वीडियो में मैंने कुल 40 प्रश्नों को रखा था और ये प्रश्न जो है जीआईसी के साथ ही साथ सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और चूंकि मैंने इन प्रश्नों को जो है लोक सेवा आयोग के पैटर्न पे ही बनाया है, तो लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी परीक्षाएं आयोजित होंगी सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पीसीएस की परीक्षा आयोजित की जानी है उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और इसका अगला पार्ट लेकर मैं आप लोगों के समक्ष अतिशीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।